हेलो स्टूडेंट तो हम लोग सॉल्व कर रहे हैं इसी और में चैप्टर 32 इलेक्ट्रिक करंट इन कंडक्टर्स के क्वेश्चंस को। और स्टूडेंट इस चैप्टर के रेस्ट क्वेश्चन के सॉल्यूशन के लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे या फिर आप प्लेलिस्ट में भी जाकर देख सकते हैं। तो प्लीज जो भी स्टूडेंट चैनल पर नया है चैनल को सब्सक्राइब कर लें और चलिए शुरू करते हैं आज के क्लास को। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 43 ये क्वेश्चन कह रहा है कंसीडर द सर्किट शोन इन फिगर। आप क्वेश्चन नंबर 43 के लिए देख सकते हैं दो सर्किट है इनफैक्ट, ठीक है। फाइंड ए current in the circuit, B potential drop across the 5 ohm resistor, potential drop across 10 ohm resistor. D part में answer the parts A, B and C with reference to figure B। और सेम सारी चीज को फिर से रिपीट करना है फिगर बी के लिए। चलिए क्या करके देखते हैं स्टूडेंट, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। पहले पार्ट में इसके इस फिगर के लिए पहले पार्ट में निकालना है करंट इन द सर्किट। इसमें करंट कितना होगा भाई, तो नेट ईएमएफ कितना है 12 + 6 18, नेट रेजिस्टेंस कितना है 10 + 5 15। तो I = V/R फ्रॉम ओम्स लॉ 18/15। क्लियर है, वो तो वहां से निकल जाएगा। मतलब यहाँ पे डिटेल अगर लिखने के लिए बात करें तो यहाँ पर I = आप लिख सकते हैं करेंट इन द सर्किट, करेंट इन सर्किट शॉर्ट में लिख रहे हैं CKT, करेंट इन सर्किट। इसमें जो करंट फ्लो कर रहा है सर्किट में ये क्या लिख सकते हैं आप, इस तरह से लिख सकते हैं नेट ईएमएफ डिवाइडेड बाय नेट रेजिस्टेंस। नेट रेजिस्टेंस, नेट ईएमएफ स्टूडेंट कितना है 12 + 6 डिवाइडेड बाय नेट रेजिस्टेंस कितना है 10 + 5 सब सीरीज में है। दिस इज 18/15, दिस इज 1.2 एम्पियर। इतना वैल्यू का करंट इसमें फ्लो कर रहा है। क्लियर है स्टूडेंट, इस चीज को आप इजीली समझ रहे हैं। केवीएल का भी यूज करके बना सकते हैं। इस लूप में केवीएल इक्वेशन आप लिख दीजिए और करके आप लिख सकते हैं और या दूसरा मेथड फॉर आई, ठीक है। ऐसा करते हैं, इस लूप में हम मूव कर जाते हैं, इस तरह से मूव करते हैं। चलिए यहाँ से घूमना शुरू करते हैं लाइक दिस। हम लोग इस तरह से क्लॉकवाइज मूव कर रहे हैं तो इसमें आई करंट फ्लो कर रहा है, हम भी ऐसे मूव कर रहे हैं। तो इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो जाएगा V = IR 10I। आगे बढ़े बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल +12, फिर आगे बढ़े फिर 5I, आई करंट ही फ्लो करा तो इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस 5I, फिर आगे बढ़े बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल +6 = 0। क्लियर स्टूडेंट, यहां से ये आपका हो गया 10 + 5 15I, 15I = 12 + 6 18। तो ये इधर जाएगा तो कितना हो जाएगा -18, इसलिए I का वैल्यू स्टूडेंट कितना हो गया -18/15 -1.2 एम्पियर। दोनों में डिफरेंस हो गया स्टूडेंट, यहाँ पे +1.2 एम्पियर आया, यहाँ पे -1.2 एम्पियर आया। कोई दिक्कत नहीं, इससे कहीं कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। इनफैक्ट माइनस आने का स्टूडेंट ये मतलब होता है कि जिस डायरेक्शन में हम करंट माने हैं एक्चुअल में करंट उसके अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है। एक्चुअल में करंट उसके अपोजिट डायरेक्शन में। और आप देख सकते हैं जिस तरह से बैटरी कनेक्टेड है तो ऑब्वियस है करंट इसमें इस डायरेक्शन में फ्लो करेगा, इस डायरेक्शन में फ्लो करेगा। तो यहाँ पे माइनस का यही मतलब है। फाइनली मतलब करंट का जो वैल्यू हो गया दिस इज, ये सर्किट में जो करंट फ्लो कर रहा है कितना 1.2 एम्पियर का। और इसकी डायरेक्शन की बात करेंगे तो आप कह सकते हैं दिस इज योर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में इसमें करंट फ्लो कर रहा है। क्लियर स्टूडेंट, चलिए क्वेश्चन का बी पार्ट है, ये क्वेश्चन का ए पार्ट था फिगर ए के लिए, ठीक है। फिगर क्वेश्चन के बी पार्ट में कह रहा है पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस द 5 ओम रजिस्टर। भाई तो पोटेंशियल ड्रॉप, इसमें करंट कितना फ्लो कर रहा है 1.2 एम्पियर का करंट फ्लो कर रहा है, तो इसमें कितना पोटेंशियल ड्रॉप होगा बी पार्ट में। पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस 5 ओम V = IR 1.2 एम्पियर का करंट फ्लो कर रहा है, रेजिस्टेंस का वैल्यू है 5, तो V = IR से 1.2 × 5 = 6 वोल्ट। पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा इसके क्रॉस 6 वोल्ट, ठीक है। इसके क्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप का अगर बात करें क्रॉस 10 ओम, जो कि आपको सी पार्ट में निकालना है, ठीक है 10 ओम। तो अगेन फ्रॉम ओम्स लॉ करंट का वैल्यू I 1.2 एम्पियर, R का वैल्यू 10 ओम, दिस इज 12 वोल्ट इज आंसर। क्लियर है स्टूडेंट, डी पार्ट में कह रहा है आंसर द पार्ट्स A, B एंड C। ये जो A, B और C जो आप कैलकुलेट किया है यहाँ पे, तो इसको फिर से रिपीट आंसर द पार्ट, इसी का आंसर करने के लिए विथ रेफरेंस टू फिगर बी। इस फिगर बी के लिए स्टूडेंट आप देख सकते हैं यहाँ पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। यहाँ पर क्या किया गया है, ये 10 ओम तो यहीं पर है 10 ओम, ये 12 वोल्ट भी यहीं पर है। बस ये जो 6 वोल्ट वाला बैटरी का जो पोजीशन था अब उसको इस रेजिस्टेंस के अभी इसके बाद था, यहाँ पर इसके पहले कर दिया गया। इसके पहले
क्या इससे कोई फर्क पड़ेगा? कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कहीं कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अभी भी उतना ही वैल्यू का सब, उतना ही ईएमएफ का सब बैटरी है, रेजिस्टेंस का भी वही वैल्यू है, अभी भी दोनों रेजिस्टेंस में भी सीरीज में ही है, ये भी दोनों सीरीज में है, सेम पोलैरिटी के साथ, सेम साइन में, कहीं कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मतलब हमारा सारा आंसर जो स्टूडेंट है वो सारा चीज बिल्कुल एग्जैक्टली सेम होगा बी फिगर के लिए। क्लियर स्टूडेंट? चलिए स्टूडेंट मूव करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 44। क्वेश्चन नंबर 44 के लिए स्टूडेंट कर रहा है 12 वायर्स each having equal resistance R are joined to form a cube as shown। ओके, आपको ये सर्किट दिया हुआ है स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 44 के लिए, क्वेश्चन नंबर 44 के लिए क्यूबिकल फॉर्म में एक ये सर्किट है, ठीक। ओके, एक क्यूबिकल फॉर्म में एक सर्किट है और दिस इज योर पॉइंट ए एंड एफ, डायगोनली अपोजिट पॉइंट। ये आपका पॉइंट ए दिया हुआ है, दिस इज योर पॉइंट एफ। ओके, चलिए ठीक है, सबका नेमिंग भी किया हुआ है बी सी डी, दिस इज योर बी सी डी एंड दिस इज योर ई एफ जी एच। चलिए ठीक है, तो 12 वायर्स each having equal resistance स्मॉल r are joined to form a cube as shown in the figure। Find the equivalent resistance between the diagonally opposite points A and F। diagonally opposite points स्टूडेंट, इस तरह का क्वेश्चन हम लोग जस्ट इनफैक्ट इसके प्रीवियस वाले लेक्चर में किए थे। वहां आपको बताया था कि जब भी इस तरह का सिचुएशन, ठीक है, ए और एफ के बीच में, जिस दो पॉइंट के बीच में आपको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है, ठीक है, क्या कीजिए, सपोज कीजिए कि यहाँ पर भाई एक बैटरी जुड़ा हुआ है, मान लेते हैं एक बैटरी, आप एक सेल कनेक्ट कर दिए जिसका ईएमएफ ई है, ठीक है, करंट जो यहाँ से इन कर रहा है, लेट दिस इज आई, ठीक है। अब आप कंसेप्ट ऑफ सिमेट्री के हिसाब से देख सकते हैं यहाँ पे स्टूडेंट, सारा का रेजिस्टेंस स्मॉल आर है, आप दिखाने का दिखा सकते हैं, यहाँ भी स्मॉल आर, यहाँ भी ये स्मॉल आर, ठीक है, दिस इज ऑल्सो स्मॉल आर, ये इस सेक्शन के लिए, दिस इज स्मॉल आर, ये इसके लिए, दिस इज स्मॉल आर, ये इसके लिए, दिस इज स्मॉल आर, दिस इज स्मॉल आर, दिस इज स्मॉल आर, दिस इज स्मॉल आर, small r, small r and small r। क्लियर है स्टूडेंट? हर सेक्शन का ए बी बी सी सबका रेजिस्टेंस कितना है, स्मॉल आर है। अब स्टूडेंट यहाँ पे ध्यान दीजिए, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है ए और एफ के बीच में, ठीक है। तो हम क्या किए, यहाँ पर एक बैटरी कनेक्ट की है, ठीक है, एज्यूम करते हैं कि एक बैटरी कनेक्टेड है, आई करंट इन कर रहा है, तो फाइनली आई करंट फिर यहाँ से भी आउट होगा। क्लियर है? ठीक है, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज है, ठीक है। नाउ अब यहाँ पे आप समझ सकते हैं, आप देख सकते हैं स्टूडेंट, यहाँ पर करंट का जो डिवीजन होगा, इस पॉइंट पर करंट का जो डिवीजन होगा स्टूडेंट, वो इक्वली डिवाइड होगा। क्यों इक्वली डिवाइड होगा, ध्यान दीजिएगा, यहाँ से इस पॉइंट से इस पॉइंट तक आना है, ए पॉइंट से एफ तक आना है। देखिए जो भी करंट, आप कोई भी एक पर्टिकुलर सेक्शन लीजिए, ठीक है, अगर आप ए से बी की तरफ मूव करते हैं, तो ए से बी की तरफ मूव करते हैं, फाइनली एफ तक आने में आपको कितना रेजिस्टेंस को फेस करना होगा, ध्यान दीजिए, यहां से यहां तक गए 1। अगर आप इस तरह से आते हैं, ए से बी, बी से सी, सी से एफ, ये एक रास्ता हो सकता है। तो देखिए 1 2 3 रेजिस्टेंस आपको मिला। चलिए आप ऐसा भी तो कर सकते हैं कि ए से बी के बाद यहां ऐसे आ जाइए, ए से बी तो 1 2 और फिर यहां से फिर ऐसे एफ, तो 3 ही मिला, ठीक है। चलिए ए के बाद अब डी से इस ओर जो करंट जाएगा, इस ओर जो करंट जाएगा उसको फाइनली एफ तक आने के लिए, फाइनली तो सब करंट को फिर एफ तक ही आना है ना, ठीक है, एफ तक ही आना है।
चलिए इसको ऐसा माने, मतलब कि बी के तरफ जो करंट गया, मान लिया यहाँ पर I1 ये जो करंट गया, इसको आप देख सकते हैं कि 3 रेजिस्टेंस को फेस करना पड़ा। आप जैसे भी ये F तक आएगा, ये करंट जैसे भी घूम फिर कर F तक आएगा, 3 रेजिस्टेंस इसको मिलेगा, ठीक है। अगर ये वाले करंट को आप देखते हैं, यहाँ पर जो करंट D के तरफ जाएगा, मान लिया ये करंट I2 है, तो ये करंट भी देखिए जैसे भी जाएगा तो भी इसको 3 ही रेजिस्टेंस मिलेगा। अगर ये ऐसे जाता है तो 1 2 3, ठीक है। या फिर ऐसा भी हो सकता है यहाँ से ऐसे गया, ठीक है, और फिर ऐसे चला गया 2, फिर ऐसे 3, तो भी 3 ही रेजिस्टेंस। अच्छा, इस ओर जो करंट क्या, मान लिया ये I3 के लिए बात करते हैं। I3 अगर ऐसे क्या F तक जाना है, 1 2 3, 3 ही रेजिस्टेंस मिला, 1 2 3। या फिर ऐसा भी हो सकता है 1 फिर 2 फिर 3। मतलब आप देख सकते हैं कि जो भी करंट यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट होगा, उसके लिए मेरे कहने का मतलब है बिल्कुल सिमेट्रिकल कंडीशन है, बिल्कुल ही सिमेट्रिकल कंडीशन है। कहने का यही मतलब हुआ स्टूडेंट, यहाँ पर कंसेप्ट ऑफ सिमेट्रिसिटी के हिसाब से, जिसको थोड़ा डिटेल में हम इसके पहले वाले लेक्चर में बताए थे। यहाँ पर करंट जो है, मतलब अगर यहाँ से ये I1 गया है तो इधर ये I1 आएगा, इधर ये I2, ये इधर I2 आएगा, यहाँ पर ये I3, यहाँ पर ये I3 आएगा। और चूंकि सारा रेजिस्टेंस का वैल्यू सेम है, सबको सेम पाथ, सेम डिस्टेंस आप कह सकते हैं, थोड़ा रफ लैंग्वेज में बात करें, सेम डिस्टेंस कवर करना पड़ेगा। तो आप यहाँ पे कह सकते हैं कि भाई यहाँ पर करंट जो है इक्वली डिवाइड होगा, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा। मतलब ये I1 जो है ये भी I/3 होगा, ये I1 जो है यहाँ पर ये भी जो करंट होगा ये I/3 होगा, ये जो करंट होगा ये भी I/3, और ये जो करंट होगा ये भी I/3, 3 जगह इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। और यहाँ पर भी एग्जैक्टली उसी तरह, यहाँ पर भी I/3, ये भी I/3, और ये भी आपका जो यहाँ पे करंट गया दिस इज I/3। क्लियर है, ध्यान दीजिएगा। अब हर जगह आप किसी भी तरफ से मूव कीजिए तो एक बार तो करंट का फिर से डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है करंट, फिर से ये यहाँ पर ये होगा, ये करंट यहाँ पे होगा, ये जो करंट है क्या वो यहाँ पे होगा। अगेन यहाँ के बाद, इस पॉइंट के बाद करंट को 2 रेजिस्टेंस फिर मिलेगा, एक यहाँ से एक यहाँ, ठीक है। मतलब इक्वली यहाँ के बाद फिर से करंट हाफ हो जाएगा डिस्ट्रीब्यूट। यहाँ से भी आगे बढ़िए तो यहाँ से भी, चाहे वो ऐसे जाए चाहे वो ऐसे जाए, 2 ही रेजिस्टेंस मिला। यहाँ के बाद ये जो गया अब ये बटेगा, अगर इधर जाता है तो भी 2 रेजिस्टेंस, इधर गया तो भी 2 रेजिस्टेंस, इक्वली बिल्कुल सिमेट्रिकल कंडीशन है। तो ऑब्वियसली सेम रेजिस्टेंस सबका वैल्यू भी सेम है, सेम डिस्टेंस कवर करना पड़ रहा है, तो करंट इक्वली डिवाइड होगा ना। मतलब कि इधर अगर बात करें तो ये 1/6 होगा, ये 1/6, क्योंकि इधर से 1/3 आ रहा है। इसी तरह ये I/3 जो यहाँ पर आया, ये यहाँ पर जब डिवाइड होगा तो 1I/6 हो जाएगा, हाफ हो जाएगा, फिर I/6 हो जाएगा। ये I/3 जो यहाँ पे पहुंचा, ये भी जब डिवाइड होगा तो इधर I/6 हो जाएगा और इधर I/6 हो जाएगा। ये इतना आपको समझ में आना चाहिए स्टूडेंट, क्लियर है। देखिए अब जब करंट को आप इजिली डिवाइड कर दिए हैं तो यहाँ पर से आप इजिली इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस भी निकाल सकते हैं। चलिए, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का स्टूडेंट यही मतलब होता है कि ये 2 पॉइंट के बीच में, A और F के बीच में आप इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाल रहे हैं। तो अब ये जो 12 जो रेजिस्टेंस है जो कि इस तरह से कनेक्टेड है, 12 रेजिस्टेंस, 12 रेजिस्टेंस है, ये सारा 12 रेजिस्टेंस की जगह पे आप एक ही रेजिस्टेंस रख दीजिए, सो दैट कि आपका काम चल जाए। मतलब कि अगर ये पॉइंट आपका A है और ये पॉइंट F है, ठीक है, और इसके क्रॉस ये बैटरी कनेक्टेड है, ये बैटरी कनेक्टेड है जिसका ये E है। अब मान लेते हैं अगर इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैपिटल R है तो इस तरह से ये 12 रेजिस्टेंस के जगह पे एक ही रेजिस्टेंस रख दिए जिसका वैल्यू है R, सेम काम करेगा। इसका ये मतलब हो गया, ठीक है। तो यहाँ से अगर इसमें I करंट जा रहा है तो इसमें भी I करंट ही जा रहा है, I करंट जा रहा है, ये I करंट जा रहा है, I करंट निकल रहा है। क्लियर है ना स्टूडेंट? ठीक है, चलिए ठीक है, ओके। तो यहाँ से स्टूडेंट हम लोग लिख सकते हैं V = IR से E = IR हम लोग लिख सकते हैं, ठीक है ना। अब चलिए यहाँ से देखिए, I करंट आपका इन किया, ऐसा करते हैं कि किसी एक लूप में घूम जाते हैं। लूप तो यहाँ पे बहुत सा बनेगा, ठीक है। फाइनली एक लूप में हमको घूमना है, ठीक है। यहाँ से मान लिया शुरू करते हैं, इस तरह से जाते हैं, मान लिया यहाँ से शुरू करते हैं तो देखिएगा
इस तरह से मूव कर जाते हैं। चलिए ऐसे मूव करते हैं तो ध्यान दीजिएगा इसमें I/3 आप कैसे भी मूव कर सकते हैं, रिजल्ट में कहीं कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ध्यान दीजिएगा I/3 R ऐसे जाते हैं यहाँ से ADGF, फिर ऐसे A में चलेगा, कोई भी आप लूप सकते हैं, ठीक है ना। तो यूजिंग KVL देखिए इन लूप आप कोई भी लूप ले, रिजल्ट में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि आप कोई भी लूप ले रहे हैं ए से एफ तक जाने के लिए, फिर वापस ए तक आने के लिए। तो आप समझ रहे हैं, अभी जस्ट डिस्कस किए, आपको फाइनली सेम डिस्टेंस कवर करना पड़ेगा, सेम नंबर ऑफ रेजिस्टेंस आपको फेस करना पड़ेगा। क्लियर है? तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कोई भी लूप में घूमते। चलिए हम एक लूप ले लेते हैं, मान लिया ABCF, ठीक है, ABCF ले लेते हैं, ABCF, फिर इस तरह से A। इस लूप में चलिए हम लोग KVL इक्वेशन लिखते हैं, चलिए ठीक है। A से मूव करते हैं B के तरफ, I/3 का इनफ्लो कर रहा है, R रेजिस्टेंस है, कितना पोटेंशियल ड्रॉप हो गया I/3R। चलिए आगे बढ़े ABC इस तरफ, कितना का इनफ्लो कर रहा है I/6, रेजिस्टेंस R है तो प्लस I/6R। चलिए ठीक है, फिर C से इधर मूव कर गया CF, ठीक है, तो I/3R प्लस I/3R। फिर आगे बढ़े तो बैटरी का नेगेटिव प्लेट मिला तो -E इक्वल्स टू 0। क्लियर है? आप देख सकते हैं, आप किसी भी दूसरे लूप में घूमे, किसी भी दूसरे, मान लिया आप ऐसे नीचे चलाते तो I/3R वही टर्म मिल रहा है। फिर मान लिया अगर ऐसे घूम जाते तो I/6R। अच्छा वैसे ना घूम के अगर ऐसे घूम जाते तो भी I/6R, फिर यहां से जाते तो फिर I/3R, कहीं से भी आप देख सकते हैं -E तो आपको फिर आ रहा है, सेम रिजल्ट। क्लियर है स्टूडेंट? चलिए यहां से स्टूडेंट आप देख सकते हैं, दिस इज IR/3, दिस इज 2IR/3, ठीक है, ये आपका IR/6 है, इक्वल्स टू E को उधर ले जाते हैं E, ठीक है। नाउ यहां से आप देख सकते हैं दिस इज IR/6, ठीक है, ऐसा करते हैं, दिस इज 6, दिस इज 4IR प्लस IR इक्वल्स टू E, और यहाँ से आप लिख सकते हैं 5IR इक्वल्स टू 6E, ठीक है। अच्छा इसको इस तरह से हम लोग फिर लिख सकते हैं E इक्वल्स टू लिख सकते हैं 5R/6I। ऐसा क्यों लिखना है स्टूडेंट? क्योंकि ध्यान दीजिएगा, मान लें कि जब इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस R है तो हमारे पास ये इक्वेशन था सिंपली ओम्स लॉ के हिसाब से E इक्वल्स टू IR, ठीक है। अब जब इसका KVL का जब हम इक्वेशन यूज किए हैं तो फाइनली हमारे पास रिलेशन आ रहा है E इक्वल्स टू 5R/6I। जब ये अगर मान लिया इसको 1 मान लें, इसको 2 मान ले तो बाई 1 and 2, 1 और 2 से ये बहुत ही क्लियर है स्टूडेंट कि R जो है वो किसके बराबर है, तो 5R/6 के बराबर है। यही आपका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हो गया। क्लियर है स्टूडेंट? ठीक है स्टूडेंट, चलिए हम लोग मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 45 के तरफ। क्वेश्चन नंबर 45 स्टूडेंट, ये क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ द नेटवर्क शोन इन फिगर बिटवीन पॉइंट्स A एंड B। क्वेश्चन नंबर 45 के लिए इनफैक्ट स्टूडेंट ये क्वेश्चन का टोटल 5 पार्ट है, 45 का A पार्ट है। A पार्ट हम लोग देख रहे हैं स्टूडेंट, ये कुछ इस तरह का फिगर है, ठीक है। चलिए सबके बीच में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस दिया हुआ है, ये मान लिया R है, दिस इज स्मॉल r, स्मॉल r, स्मॉल r, स्मॉल r। क्लियर है स्टूडेंट? चलिए पॉइंट आपका A और B, दिस इज योर पॉइंट A एंड दिस इज योर पॉइंट B, ठीक है स्टूडेंट। चलिए तो हम लोग को इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है बिटवीन पॉइंट्स A एंड B, पहले पार्ट के लिए A और B के बीच में। तो अगेन जैसा कि अभी हम लोग डिस्कस किए, A और B के बीच में निकालना है, तो एज्यूम कीजिए कि यहाँ पर एक बैटरी इस तरह से कनेक्टेड है, चलिए
बैटरी जब इस तरह से कनेक्टेड होगा, आई करंट यहाँ से इन करेगा, यहाँ से आई करंट आउट होगा, यहाँ पर करंट क्या होगा, डिवाइड होगा, ठीक है, यहाँ पर करंट डिवाइड होगा। अच्छा डिवाइड होगा, करंट का कुछ पोर्शन इधर जाएगा, करंट का कुछ पोर्शन इधर जाएगा, करंट यहाँ पर फिर से डिवाइड होगा, इधर जाएगा इधर जाएगा। अच्छा एक बात तो क्लियर है, बहुत ही आसान सर्किट है। आप एक बात तो क्लियर है कि ये दोनों रेजिस्टेंस जो है सीरीज में होगा, ये दोनों रेजिस्टेंस, क्योंकि जो करंट इधर जाएगा वही करंट इससे फ्लो करेगा, मतलब ये दोनों रेजिस्टेंस सीरीज में है, ठीक है। मतलब कि जब सीरीज में है तो ये दोनों की जगह पे हम एक ही रेजिस्टेंस लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, आर और आर की जगह पे 2R, एक ही रेजिस्टेंस लिख सकते हैं। ये 2R हो गया, ये R पॉइंट है, मान लेते हैं ये P पॉइंट है, तो ये P पॉइंट हो गया, दिस इज योर B पॉइंट, ठीक है। ये R हो गया, ये A पॉइंट हो गया, ये A पॉइंट, सॉरी ये R हो गया। क्लियर है स्टूडेंट। P और B के बीच में दो रेजिस्टेंस है, वो सीरीज में है, 2R हो गया, R प्लस R 2R। अब अगेन ये दोनों फिर से स्टूडेंट क्या है, ये दोनों स्टूडेंट आपका पैरेलल में है, पैरेलल का ही सिंबल हो गया, ये दोनों पैरेलल में है, तो R और 2R पैरेलल में है, तो इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, R इंटू 2R डिवाइडेड बाई R प्लस 2R, मतलब 2R/3, 2R/3 इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हो जाएगा। तो 2R/3 ये पैरेलल में हो गया, दोनों के जगह पे एक ही रेजिस्टेंस अब लिख दीजिए 2R/3, मतलब कि अब यहाँ पर एक ही रेजिस्टेंस लिख देते हैं 2R/3, ये आपका P पॉइंट हो गया, अब B पॉइंट हो गया। अब ये दो के जगह पे एक ही रेजिस्टेंस लिख दिए P और B के बीच में, ठीक है। एक ये रेजिस्टेंस आपका पहले से था R P और A के बीच में, और A और B के बीच में तो एक रेजिस्टेंस ही R पहले से था ही। करंट ध्यान दीजिएगा, करंट ऐसे गया है, ऐसे इन किया है, ध्यान दीजिएगा। अब इधर जो करंट जाएगा, अब ये दोनों क्या हो जाएगा, सीरीज में हो जाएगा स्टूडेंट। अब ये दोनों आपका सीरीज में हो जाएगा, ये दोनों फिर आपका सीरीज में हो गया। जब ये दोनों सीरीज में हो जाएगा तो फिर से R प्लस 2R/3 कितना हो जाएगा, R प्लस 2R/3 5R/3, और वो 5R/3 मतलब फाइनली आपका जो सर्किट हो जाएगा A और B के बीच में। अब फाइनली घूमते फिरते कुछ इस तरह का सिचुएशन आ गया है, ये हो गया 5R/3, ये दोनों सीरीज में, और ये एक डायरेक्ट दोनों के बीच में एक रेजिस्टेंस है R। अब तो क्लियर है कि ये दोनों आपका पैरेलल में है, तो इसीलिए इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस A और B के बीच में हो जाएगा 5R/3 इंटू R डिवाइडेड बाई 5R/3 प्लस R। इसको सॉल्व करेंगे तो ये आपको हो जाएगा 5R डिवाइडेड बाई 8, 5R डिवाइडेड बाई 8। क्लियर स्टूडेंट, 45 का ये हम लोग देख रहे हैं, ठीक है स्टूडेंट। बेसिक था, समझना है, बिगनर्स के लिए स्टेप बाय स्टेप ये जरूरी होता है, ठीक है। हम लोग देखते हैं बी पार्ट स्टूडेंट। बी पार्ट में स्टूडेंट क्या है, ये आपका सर्कल एक दिया हुआ है, तो 45 का बी हम लोग देख रहे हैं। तीनों रेजिस्टेंस का वैल्यू R है आपका, और यहाँ पर ये पॉइंट A है, ये R है, और कोई एक पॉइंट ये B दे दिया गया है, ठीक है। आप समझ सकते हैं A और B के बीच में निकालना है सब जगह। आप समझ सकते हैं जब ये B है तो इसको भी B आप लिख सकते हैं डायरेक्ट, बीच में कोई एलिमेंट नहीं है, ये B तो ये भी B, ये भी B। क्लियर है सब जगह, ध्यान दीजिएगा। A इससे कनेक्टेड नहीं है, A इससे कनेक्टेड नहीं है, A पॉइंट ये यहाँ पर है। चलिए मान लेते हैं कि दूसरा इस पॉइंट को स्टूडेंट मान लेते हैं P पॉइंट। तो ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट, ये भी, ये जो रेजिस्टेंस है ये भी B और P के बीच में, ये भी B और P के बीच में, ये भी B और P के बीच में है, ठीक है। तो फाइनली हमारे पास ये सर्किट जो है कैसे सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो हमारे पास 3 पॉइंट है, एक पॉइंट A है, एक पॉइंट B है, और एक पॉइंट P है। एक पॉइंट A है, एक पॉइंट मान लिया B है, और एक पॉइंट B है, एक पॉइंट B है। ध्यान दीजिएगा A और B के बीच में निकालना है, ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट, A और B के बीच में निकालना है, ठीक है। तो A और P के बीच में एक रेजिस्टेंस है, A और P के बीच में एक रेजिस्टेंस है जिसका वैल्यू है R। P और B के बीच में, P और B के बीच में देखिए 3 रेजिस्टेंस है, ये रेजिस्टेंस भी P और B के बीच में है, ये भी P और B के बीच में है, ये भी P और B के बीच में है।
तो P और B के बीच में इनफैक्ट ये जो सर्किट है आप अब इसको ऐसे बना सकते हैं आर आर आर, एक ही बात है, दोनों एक ही सर्किट है। P और B के बीच में ये आपका P पॉइंट हो गया, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा A और B के बीच में निकालना है भाई, तो ये 3 रेजिस्टेंस है, तीनों पैरेलल में, सबका वैल्यू R है, तो कितना हो जाएगा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस R/3, मतलब हमारे पास सिंपल ये A है ये P है, तो A और P के बीच में ये आपका हो गया R, P और B के बीच में ये आपका हो गया R/3, ठीक है ना। और दिस इज पॉइंट B, तो यही A और B के बीच में निकालना है। तो अब तो क्लियर है कि ये दोनों आपका सीरीज में है, ये दोनों सीरीज में है, इसीलिए इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ए बी के बीच में क्या हो जाएगा, सिंपल ऐड कर दीजिए R प्लस R/3, दिस बिकम 4R/3, 4R/3, 45 का क्वेश्चन बी। क्लियर स्टूडेंट, चलिए नाउ देखते हैं स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर इसका सी पार्ट देखते हैं। सी पार्ट में अगेन सी पार्ट में कुछ ऐसा फिगर है, ये आपका ए पॉइंट है, दिस इज योर बी पॉइंट, सब जगह बीच बीच में आपका इस तरह से रेजिस्टेंस आर है, दिस इज ऑल्सो आर, दिस इज आर, दिस इज आर, और दो रेजिस्टेंस आपका यहाँ दिया हुआ है, दो रेजिस्टेंस ए और बी के बीच में निकालना है, ए और बी के बीच में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है। स्टूडेंट ध्यान दीजिएगा, इनफैक्ट ये आपका बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज है, बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज है। चलिए अगर मान लिया ये थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई कर ले, नॉर्मली जिस तरह से देखते हैं हम लोग व्हीटस्टोन ब्रिज को, ये इनफैक्ट वही है, थोड़ा सा चेंज कर दिया गया है। देखिए इसको ऐसे बना सकते हैं क्या, ये ए पॉइंट हो गया, चलिए ठीक है, ये आपका पी पॉइंट है, तो ये आर जो है रेजिस्टेंस है, अब इसको ऐसे सर्कुलर शेप में ना बना के इस तरह से बनाती है, तो अब लगेगा कि अच्छा हाँ अब तो दिख रहा है, लगता है बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज, कोई फर्क इससे पड़ना नहीं है। ये आपका बी पॉइंट है, बी पॉइंट है, देखिए अब इसको ऐसे आर्क में ना बना के इस तरह से स्टेटर में बना दिया, कोई फर्क थोड़ी पड़ना है, ठीक है ना। ये आपका क्यू पॉइंट है, ये आपका क्यू पॉइंट है, इसको भी आर्क में ऐसे ना बना के ऐसे सीधा बना दिए, कोई फर्क थोड़ी पड़ना है। ये भी आर, ये भी आर, बीच में ये जो रेजिस्टेंस है आर और आर, ये तो पक्का बात है ना कि सीरीज में है दोनों, तो दोनों की जगह पे एक ही रेजिस्टेंस लिख देते हैं ना, 2R। चलिए ये सब का वैल्यू आर है। अब तो आप देख सकते हैं यहाँ से R इंटू आर इक्वल्स टू आर इंटू आर, मतलब ये बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज हो गया, मतलब कि करंट इससे फ्लो नहीं करेगा। इसका मतलब है कि अब डायरेक्ट यहाँ पे आर और आर ये दोनों आपका सीरीज में हो गया, तब तो बहुत ही आसान है, ये भी दोनों सीरीज में हो गया, ठीक है, ये दोनों सीरीज में आर प्लस आर 2R, ये भी आर प्लस आर 2R, मतलब कि इनफैक्ट ये सर्किट आपका ऐसे हो गया, ये ए पॉइंट है तो ऊपर में भी आपका 2R, ये बी पॉइंट हो गया, ये आपका बी पॉइंट हो गया, और नीचे में भी आर प्लस आर 2R। फिर से चलिए इसको फिर से सर्कुलर आर्क टाइप में बना दिया, कोई फर्क नहीं पड़ना है, ठीक है स्टूडेंट। चलिए फाइनली आप समझ सकते हैं कि दो रेजिस्टेंस है, दोनों का वैल्यू 2R है, पैरेलली कनेक्टेड है, तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, दोनों का हाफ कर दिए, 2R/2 इक्वल्स 2R, मतलब कि फाइनली इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का वैल्यूएशन कितना हो जाएगा, स्मॉल r के बराबर 45C। क्लियर स्टूडेंट, चलिए देखते हैं इसका नेक्स्ट पार्ट डी। का डी, 45 का डी में स्टूडेंट क्या है फिगर, इसको बनाना होगा, चलिए बना दिया गया है। लाइक दिस, चलिए ओके, लेट दिस इज पॉइंट ए एंड दिस इज योर पॉइंट बी, ओके चलिए ठीक है। यहाँ पर ये दोनों के बीच में आपको दे दिया गया है आर,
ये तो पहले से है। चलिए एक और रेजिस्टेंस, ये दोनों रेजिस्टेंस के क्रॉस दे दिया गया R, ठीक है। ए और बी के बीच में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है। इनफैक्ट स्टूडेंट ये भी व्हीटस्टोन ब्रिज का ही एग्जांपल है, एक दूसरा फॉर्म है व्हीटस्टोन ब्रिज का ही, सेम सर्किट है, इसे दूसरे तरीके से इस तरीके से भी बनाया जा सकता है। देखिए कैसे, ये कैसे व्हीटस्टोन ब्रिज है, कैसे इस चीज़ को देखते हैं हम लोग। मान लेते हैं अगर ये पॉइंट है, ये तो ये पॉइंट है ही आपका, लेट मान लेते हैं एक ये पी पॉइंट है, ये तो कुछ अलग पॉइंट हो, और मान लेते हैं ये क्यू पॉइंट है, ठीक है स्टूडेंट। तो फाइनली अब देखिए, अब हमारे पास टोटल कितना, 4 पॉइंट हो गया, ए क्यू पी और बी, 4 पॉइंट हो गया। चलिए 4 पॉइंट ले लेते हैं, मान लिया ए पॉइंट हो गया, ये बी पॉइंट हो गया, ए और बी के बीच में तो निकालना ही है, ठीक है। इधर ले लेते हैं, मान लिया कहीं भी ले सकते, इधर पी ले लिए, इधर क्यू ले लिए, क्लियर स्टूडेंट। चलिए एक एक करके देखते हैं। ये जो रेजिस्टेंस है, ये रेजिस्टेंस स्टूडेंट इस रेजिस्टेंस का बात कर रही है, ए और क्यू के बीच में है, ए और क्यू के बीच में, ए और क्यू के बीच में, तो ए और क्यू के बीच में इस रेजिस्टेंस को जोड़ देते हैं, ये आर को जोड़ देते हैं। मान लीजिए ये पहला वाला है, तो ये पहला रेजिस्टेंस है, ताकि आपको अच्छी तरह से समझ में आए। ये रेजिस्टेंस का बात करें, मान लिया ये दूसरा रेजिस्टेंस है, तो ये रेजिस्टेंस आपका ए और पी के बीच में, ए और पी के बीच में, तो ए और पी के बीच में ये रेजिस्टेंस है आर, ये एक्चुअली दूसरा रेजिस्टेंस हो गया, ठीक है स्टूडेंट। ये मान लेते हैं तीसरा रेजिस्टेंस है, ये रेजिस्टेंस ध्यान दीजिएगा क्यू और पी के बीच में, क्यू और पी के बीच में, क्यू और पी के बीच में, ये रेजिस्टेंस नंबर 3 है, क्लियर है। चलिए अब ये रेजिस्टेंस देखते हैं, ये रेजिस्टेंस नंबर मान लेते हैं 4 है, तो ये रेजिस्टेंस किसके बीच में, पी और बी, ये भी पॉइंट बी है, पी और बी के बीच में, पी और बी के बीच में, ये पी पॉइंट है, तो पी और बी के बीच में ये रेजिस्टेंस है, ये कितना रेजिस्टेंस नंबर 4 मान लिया, ठीक है। और ये रेजिस्टेंस नंबर इसको 5 मानते हैं, तो ये ध्यान दीजिए क्यू और बी के बीच में, क्यू और बी के बीच में, क्यू और बी के बीच में, तो क्यू और बी के बीच में ये रेजिस्टेंस दे देते हैं, दिस इज रेजिस्टेंस नंबर 5। इस फिगर को ऐसे बना सकते हैं स्टूडेंट, और आप देख सकते हैं कि अगेन दिस इज बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज, आर इंटू आर इक्वल्स टू आर इंटू आर। इनफैक्ट सारा चीज सेम एग्जैक्टली जैसा पहले वाले किए थे, इसके जस्ट पहले वाले एग्जांपल में। अब अगेन तो ये इनइफेक्टिव हो जाएगा, इधर करंट जाएगा ही नहीं, मतलब ये दोनों सीरीज में हो गया, आर प्लस आर 2R हो गया। उसी तरह ये दोनों सीरीज में, आर प्लस आर 2R, और ये 2R पैरेलल में है, इसलिए इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, 2R/2 मतलब R, जस्ट एग्जैक्टली जैसा कि पहले वाले में किए थे। 45 क्लियर स्टूडेंट। चलिए स्टूडेंट मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 46। क्वेश्चन नंबर 46 जो क्वेश्चन कर रहा है स्टूडेंट, an infinite ladder is constructed with 1 ohm and 2 ohm resistor as shown in the figure। अभी इसके लिए भी एक फिगर आपको दिया गया है स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर 46 के लिए जो फिगर है वो कुछ इस टाइप से है। दिस इज 1 ओम 2 ओम और ये इनफाइनाइटली इस तरह से गया हुआ है। वन ओम 2 ओम 1 ओम 2 ओम, ठीक है। इस तरह से ये रिपीटेडली और इस तरह से 1 और ये आगे डॉट 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 आगे, मतलब कि एक इनफाइनाइट लैडर दिया हुआ स्टूडेंट, जहां पर से इस बैटरी का इसका वैल्यू भी दिया हुआ, दिस इज 6 वोल्ट बैटरी, 6 वोल्ट बैटरी। तो क्या हमें करना है, एन इनफाइनाइट लैडर इज कंस्ट्रक्टेड विथ 1 ओम एंड 2 ओम रजिस्टर एज शोन इन द फिगर। आप देख सकते हैं इनफाइनाइट लैडर मतलब यहाँ पर 1 ओम 2 ओम 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 1 ओम 2 ओम, इस तरह से 1 ओम 2 ओम 1 ओम 2 ओम ये इनफाइनाइट तक गया हुआ है रिपीटेडली। ओके नाउ तो क्वेश्चन आगे स्टूडेंट कह रहा है
ए पार्ट में फाइंड द इफेक्टिव रेजिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स ए एंड बी। इसमें ए और बी पॉइंट कौन सा है? अच्छा, ये दो पॉइंट है ए और बी। दिस इज पॉइंट ए एंड दिस इज पॉइंट बी। ए और बी के बीच में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना, और बी पार्ट में फाइंड द करंट दैट पासेस थ्रू द 2 ओम रजिस्टर नियरेस्ट टू द बैटरी। और बैटरी के जो सबसे नियरेस्ट, ये जो 2 ओम वाला रजिस्टर है, इससे कितना करंट फ्लो कर रहा है उसका भी वैल्यू स्टूडेंट हमें निकालना है। चलिए, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस स्टूडेंट, इस तरह के क्वेश्चन के लिए हम लोग क्या करते हैं, चूंकि अब क्या ये इनफाइनाइट लैडर है, इनफाइनाइट लैडर है, तो नंबर ऑफ रेजिस्टेंस जो है वो फिक्स नहीं है। अब तक क्या हो रहा था, हम लोग जो भी क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे वहां पर नंबर ऑफ रेजिस्टेंस फिक्स होता था, 4, 5, 10, 12 जो भी था, ठीक है। तो अकॉर्डिंगली हम लोग चाहे कंसेप्ट ऑफ सिमेट्रिसिटी या अदर केवीएल केसीएल, चाहे किसी भी मेथड से हम लोग उसको सॉल्व कर रहे थे, ठीक है। वहाँ एक अलग सिचुएशन था, लेकिन यहाँ पर क्या है कि इनफाइनाइट नंबर ऑफ रेजिस्टेंस वो फिक्स नहीं है, ठीक है। तो कुछ ऐसा सीरीज पैरेलल ऐसा कोई कंसेप्ट यहाँ पे चलेगा नहीं। कैसे सॉल्व करते हैं स्टूडेंट, यहाँ पर इस तरह के क्वेश्चन में मान लेते हैं कि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस लेट इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का वैल्यू अगर हम लोग R मान ले, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑब्वियस ए और बी के बीच में निकालना है, तो ए और बी के बीच में जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो इस तरह से इनफाइनाइटली रिपीटेडली चला गया है, ठीक है, इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस सबका अगर R मान लेते हैं, चलिए ठीक है। अब चूंकि इनफाइनाइट है, मतलब इसमें आप ये जो सेक्शन जो रिपीट हो रहा है स्टूडेंट, ये सेक्शन जो रिपीट हो रहा है, ये जो सेक्शन जो रिपीट हो रहा है, ध्यान दीजिएगा, यही सेक्शन रिपीट हो रहा है 1 ओम 2 ओम 1 ओम 2 ओम 1 ओम 2 ओम। तो अब सिंस ये चूंकि इनफाइनाइट तक गया हुआ है यही रिपीटेडली, तो आप इसमें चाहे एक सेक्शन को हटा दीजिए, चाहे एक सेक्शन को ऐड कर दीजिए, 1 ओम 2 ओम वाला ये जो सेक्शन है, एक सेक्शन को हटा दीजिए या एक को ऐड कर दीजिए, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्लियर है। चलिए, तो जब नहीं कोई फर्क पड़ेगा, इसका मतलब ये है, उसके आधार पर स्टूडेंट हम ये कह सकते हैं कि अगर देखिएगा कैसे सॉल्व करते हैं, मान लीजिए तो 6 वोल्ट का बैटरी है ही, चलिए ए और बी के बीच में हमको निकालना है, ए और बी के बीच में ये 1 ओम का रेजिस्टेंस है और ये 2 ओम का रेजिस्टेंस है, 2 ओम का रेजिस्टेंस है, 1 ओम का ये रेजिस्टेंस है, ये 2 ओम का रेजिस्टेंस है। अब मान लेते हैं ये एक सेक्शन को छोड़ देते हैं, बाकी टोटल का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस मान लेते हैं R है। अगर हम ये एक सेक्शन रहने देते हैं और बाकी इसके अलावा जितना है सबका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस R मान लेते हैं, तो अभी जस्ट हम आपको बताएं, चूंकि ये इनफाइनाइट डिस्टेंस तक गया है रिपीटेडली, ये सेक्शन पार्टिकुलर ये 1 2 ये सेक्शन रिपीट हो रहा है, तो अब एक सेक्शन को आप ऐड कीजिए या फिर रिमूव कीजिए, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस वही रहेगा, ठीक है। तो आप जब रेस्ट सारे का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस अगर R कह रहे हैं, तो इसका मतलब साथ साथ ये भी होगा कि अब ये तीनों का भी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस R ही होगा, अब ये तीनों का भी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस R ही होगा, ये हम कहना चाह रहे हैं। अगर आपको ज़्यादा पता लग रहा है तो अभी एक और एग्जांपल से आपको समझाते हैं। अगर मान लिया आप एक सेक्शन की जगह आप 2 सेक्शन छोड़ दीजिए, चलिए ठीक है, 2 सेक्शन छोड़ दीजिए, मान लिया ये 1 है, ये 2 है, ठीक है, फिर ये आपका 1 है, ये 1 है, 2 है, ये फिर आपका 1 है, 2 है, अब 2 सेक्शन, ठीक है। और बाकी जितना जो रेस्ट जो सेक्शन था उसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस R आप मान लीजिए, ठीक है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस टोटल का R है, ठीक है, रेस्ट का R है, तो अब ये टोटल का फिर से आप इसका भी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, ये जो है इतना का भी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस R ही होगा। और आप जब कल करके देखिएगा, अब तो आसानी से हम लोग इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस लिख सकते हैं, बहुत ही आसानी। यहाँ पर 3 रेजिस्टेंस है, यहाँ पर 5 रेजिस्टेंस है, ठीक है, सबका आसानी से लिख सकते हैं। करके देखिएगा दोनों ही केस में, अभी बल्कि हम करेंगे, दोनों ही केस में आपको R का वैल्यू सेम आएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और इसके पीछे का रीजन क्या है, वही कि चूंकि इनफाइनाइट डिस्टेंस तक है, पार्टिकुलर ये सेक्शन रिपीट हुआ है, इसलिए आप एक सेक्शन को जोड़ दीजिए या एक सेक्शन को हटा दीजिए। अभी ये सेक्शन रहने दिए, इसमें एक सेक्शन, इसमें फिर से एक सेक्शन जोड़ दिए, तो भी ये टोटल का इक्विवेलेंट डिस्टेंस R ही होगा। चलिए, और देखिए इस कंसेप्ट का यूज करके हम लोग R का वैल्यू निकालते हैं। मान लिया हम लोग पार्टिकुलरली ये सिचुएशन अगर हम लोग इमेजिन करते हैं, ठीक है ना, फॉर दिस, इसके लिए हम लोग करते हैं, ओके। नाउ ध्यान दीजिएगा,
ये जो तीन रेजिस्टेंस है इसका भी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस R है। तो पहले ये तीनों का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस स्टूडेंट हम लोग आसानी से निकाल सकते हैं। आप समझ रहे हैं, ये 2 ओम और R ओम जो ये दोनों पैरेलल में है और ये दोनों पैरेलल में है, और फिर से ये दोनों क्या होगा R1 के साथ सीरीज में होगा, और इन टर्न ये टोटल जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हो गया ये फिर R के बराबर होगा। ठीक है ना, देखिए ये 2 और R पैरेलल में है तो इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हो गया 2R/2 + R। ठीक है, और ये दोनों का जो इक्विवेलेंट हुआ ये 1 के साथ सीरीज में है तो 1 इसके साथ सीरीज में। अब ये जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो निकला ये तीनों का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, और इसका भी वैल्यू R के ही बराबर होगा। यही हम आपको बताना चाह रहे हैं, जिसका वैल्यू हमको निकालना है, जिसका वैल्यू हमको A और B के बीच में जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है इसका वैल्यू हमें निकालना है, ये भी R के ही बराबर होगा। देखते हैं यहाँ से सॉल्व करके। यहाँ से आप देख सकते हैं स्टूडेंट, दिस इज 2R + 2 + R = 2R + R²। यहाँ से R² - R - 2 = 0। ठीक है, R² - R - 2 = 0। यहाँ से स्टूडेंट R क्या हो जाएगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, -b तो माइनस माइनस +1 √b² - 4ac 1 - 4ac/2a। ओके स्टूडेंट, चलिए दिस इज 1 ± 3 / 2, माइनस साइन तो होगा नहीं तो 1 + 3/2 तो 2 ओम इज योर आंसर, 2 ओम। क्लियर है स्टूडेंट, 2 ओम मतलब इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस A और B के बीच में जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हो गया। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना था A और B के बीच में, इतना का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस तो 2R/2 + R + 1 इतना ही था। तो अब R का वैल्यू कैसे निकालेंगे भाई, तो हमको ये पता है कि ये भी निश्चित रूप से ये भी फिर R के बराबर होगा। इस कंसेप्ट का यूज करके हम R का वैल्यू निकाल दिए। क्लियर स्टूडेंट, चलिए अब अगर मान लिया आप करके देखना चाहें, देखिए यहाँ से भी आप R का वैल्यू निकालिएगा, आपको सेम मिलेगा। आप इसमें एक और सेक्शन जोड़ दीजिए 1 2, फिर टोटल का इक्विवेलेंट कीजिए, उसको R के बराबर कीजिए, तो भी आपको उतनी वैल्यू आएगा। देखिए इसका करके हम लोग देखते हैं। ठीक है, इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस पहले ये पांचों का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आप समझ सकते हैं। 2R और पैरेलल में है तो 2R/2R फॉर इसके लिए हम कर रहे हैं हम लोग। ठीक है, अब इसके लिए हम लोग कर रहे हैं स्टूडेंट, चेक करके हम लोग देख रहे हैं। जैसे ये पैरेलल में है तो ये हो गया 2R/2 + R, इसके साथ ये सीरीज में है तो 1 ऐड कर दिए। अब ये तीनों का जो इक्विवेलेंट है इसका ये तीनों का जो इक्विवेलेंट जो कि इतना आया, ये 2 के साथ पैरेलल में है, ये तो समझ रहे हैं, ये 2 के साथ फिर पैरेलल में होगा। ठीक है, तो पैरेलल में होगा तो फिर इतना × 2 करेंगे डिवाइडेड बाई 2R/2 + R + 1 + 2 R1/R2 + R2। ठीक है, अब ये इतना पूरा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस किसका निकला, यहाँ तक का निकला। अब ये टोटल इसके साथ ये 1 सीरीज में है तो 1 ऐड कर दिए, ये मेरा टोटल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकल गया A और B के बीच में। तो अब R का वैल्यू कैसे निकालेंगे, वही तो निकालना है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस टोटल का। तो ये टोटल जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालनी निश्चित रूप से ये फिर R के बराबर होगा। ठीक है, एक सेक्शन ऐड कीजिए, एक सेक्शन रिमूव कीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ना है इससे। तो यहाँ से आप देख सकते हैं, इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो ये आपका ऊपर में आएगा 2R + 2 + R डिवाइडेड बाई, अच्छा चलिए इसको थोड़ा सा ऐसे करते हैं, दिस इज 4R/2 + R + 2। ठीक है, और ये आपका आ गया 2R/2 + R + 3 + 1 = R। ठीक है स्टूडेंट, यहाँ से ये 2 + R तो ये कैंसिल हो ही जाएगा, तो इसको सीधा लिखते हैं 4R + 4 + 2R डिवाइडेड बाई आपका ये हो जाएगा 2R + 6 + 3R + 1 = R। ठीक है, 4R + 4 + 2R। ठीक है स्टूडेंट, चलिए ओके ना, यहाँ पे फिर इसको फर्दर लिख सकते हैं हम लोग स्टूडेंट 4R + 2R 6R + 4 ये ऊपर में था, ये फिर ऊपर जाएगा प्लस 3R + 2R 5R + 6 = 5R + 6 से फिर R का क्रॉस मल्टीप्लीकेशन तो 5R² + 6R। क्लियर स्टूडेंट, अच्छा यहाँ से स्टूडेंट हम लोग सॉल्व करते हैं तो ये इक्वेशन आपका आ जाएगा 5R², ये
तो -5R 6R, हाँ ठीक है, और 10 तो -10 इक्वल्स टू 0, मतलब यहाँ से R² - R-2 इक्वल्स टू 0। यहाँ से आप देख सकते हैं स्टूडेंट, ये R का वैल्यू यहाँ से भी आपका 2 ओम आ जाएगा, R का वैल्यू 2, यहाँ से भी 2 आया था, ठीक है, और फिर से आना भी चाहिए था। क्लियर स्टूडेंट? तो ये स्टूडेंट इसका पहला पार्ट निकल चुका है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। अब जो पूछ रहा है आगे कि जो बैटरी का नियरेस्ट वाला ये जो रेजिस्टेंस है, इससे कितना करंट फ्लो करेगा। तो जब R का वैल्यू हम लोगों का 2 निकल चुका है, R का वैल्यू 2 निकल गया है, तो आप समझ सकते हैं इससे करंट जो डिलीवर होगा, वो कितना, करंट का वैल्यू आप निकाल लीजिए। तो टोटल करंट का वैल्यू कैसे निकालेंगे, R का वैल्यू 2 आ गया है, 2 ओम है, 2 और 2 पैरेलल में है, 1 हो गया इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, वो 1 और ये 1, 2 ओम, ठीक है। 2 ओम हो गया मतलब टोटल का, ऐसे भी तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस टोटल का 2 ही था, तो इसमें करंट जो फ्लो करेगा, ठीक है, कितना, I = V/R, V डिवाइडेड बाई इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, ए और बी के बीच में कितना आया, 2 ओम, दिस इज 3 एम्पियर। 3 एम्पियर का करंट फ्लो कर रहा है, ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट, 3 एम्पियर का करंट यहाँ से 3 एम्पियर का करंट ये फ्लो कर रहा है, ये यहाँ पर आया, इसमें करंट का वैल्यू स्टूडेंट हम लोगों को निकालना है। तो ये 2 है, तो ये R का वैल्यू भी तो 2 ओम ही है स्टूडेंट, 2 ओम भी है, इसका भी तो 2 ओम ही है, मतलब कि करंट यहाँ पर इक्वली डिवाइड होगा, हाफ इधर जाएगा, हाफ इधर जाएगा। तो जब इधर 3 एम्पियर का करंट आ रहा है, तो इसमें 1.5, इसमें 1.5, इसीलिए 2 एम्पियर से कितना करंट जाएगा, 3 एम्पियर डिवाइडेड बाई 2, मतलब इक्वल्स टू 1.5 एम्पियर, 1.5 एम्पियर। क्लियर स्टूडेंट? क्वेश्चन नंबर हम लोग देख रहे थे 46, ठीक है स्टूडेंट। मिलते हैं फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट क्वेश्चंस के सॉल्यूशन के साथ। थैंक यू।